नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। बिजली खरीद, समझौता शुल्क और अन्य अधिभार लगाने के कारण बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आप सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप भी लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीजापुर से 7 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 3 लाख के 2 इनामी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नक्सलियों में तामो भीमा और उइका मंगारी उर्फ ज्योति भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस ने तरेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव में नदी के पास एक महिला समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों में तामो भीमा और उइका मंगारी उर्फ ज्योति भी शामिल हैं, जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है जानकारी के साथ कि तमो भीमा महिला कैडर, उइका मंगारी उर्फ ज्योति और 5 अन्य को उस समय पकड़ा गया जब स्पेशल टास्क फोर्स जो थी उन्होंने ऑपरेशन निकाला था। सुमेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुमेश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में के बीजापुर में 7 नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और 2 उनमें से ऐसे हैं जिन पर 3 लाख का इनाम था। यह मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की संयुक्त को बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने थाना तर्रेम, जो छुटवाई का जंगल है, यहाँ पर 7 नक्सलियों को पकड़ा है, जिसमें 2 इनामी माओवादी शामिल है। दरअसल जो जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत क्षेत्र में लगातार पिछले कई महीनों से सर्चिंग अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत जो छुटवाई का जंगल है, यहाँ पर डीआरजी और तर्रेम, सीआरपीएफ, कोबरा 210, 153 एसटीएफ और संयुक्त टीम निकली थी। तभी इनको अचानक मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर भारी मात्रा में नकली हो सकते हैं। तो पुलिस को देखकर माओवादी जंगल में भागने लगे, छिपने लगे। इस पर सुरक्षा बलों की टीम ने 7 नक्सलियों को वहां पर धर दबोचा है। माओवादियों के पास से मिलिट्री प्लाटून नंबर 9 का सदस्य है, जिस पर 2 लाख का इनाम था, और केएमएस का अध्यक्ष है, जिस पर 1 लाख का इनाम था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 7 नक्सली है लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और ये जो मार्ग जो यहाँ पर बन रहा है, सड़क मार्ग बन रहा है,
आवागमन के लिए यहाँ पर लोगों के जाने के लिए बनता था, उसको अवरोध करने के लिए यहाँ पर आईडी ब्लास्ट करने की फिराक में थे। यहाँ पर लोगों ने कुछ समय पहले बैनर भी बिछाए थे, पंपलेट बनाए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दूसरी तरफ मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ का जो 7 जिला है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में आता है, जिसमें कांकेर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, बस्तर है, जहां कहीं ना कहीं आए दिन नकली अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ से जहां जो बस्तर का जो क्षेत्र है शुरू से घोर नक्सल प्रभाव होता है और जहां यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और ग्रामीण लोग हमेशा डरे रहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इन क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बस्तर के सुरक्षा बलों को नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। दूसरी तरफ जो महिला नक्सली को राज्य प्रशासन की नक्सल उन्मूलन जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसके तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जी सुमेश, साथ साथ जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है सुमेश, उसमें एक महिला भी शामिल हैं, ज्योति नाम बताया जा रहा है, उन पर भी 3 लाख रुपए का इनाम था और कहीं ना कहीं ये माओवादी हिंसा घटनाओं में शामिल थे ये सभी लोग। कहीं ना कहीं जो एक महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है जिनका नाम ज्योति है, उनके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था। ये लंबे समय से पुलिस को, बस्तर पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिल रही थी, कई नक्सली घटनाओं में भी इनका नाम आया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो बस्तर का जो क्षेत्र है, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, इन इलाकों में नक्सलियों की कहीं ना कहीं आवाजाही की खबर हमेशा स्थानीय पुलिस को मिलती रहती थी। सभी मौके पर पुलिस मौके पर लगातार पिछले कई महीनों से सर्चिंग कर रही है और सर्चिंग करने के बाद आज एक बड़ी सफलता मिली है। मैं अगर माओवादी घटनाओं की बात करूं तो जिस तरह से 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में मुठभेड़ हुई थी, 2 अप्रैल को बीजापुर में भी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 13 नक्सली मारे गए थे, 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली मारा गया, 15 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली मारे गए, 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए और 23 मई को बीजापुर में 8 नक्सली मारे गए। 8 जून को जो अबुझमाड़ का जो इलाका है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में भी 6 नक्सली मारे गए थे। बीजापुर में भी 10 मई को नक्सली मुठभेड़ हुए थे जिसमें 12 नक्सली मारे गए थे और 15 जून को फिर एक नक्सली बड़ा मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सली मारे गए। तो आप साफ तौर पे आप इससे समझ कहीं ना कहीं जो नक्सली का इलाका है बस्तर को माना जाता, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के गढ़ में जो जवान घुस के मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी सुमेश, हमने देखा है कि जिस तरीके से कई महीनों से कई नक्सली जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस ऑपरेशन चला रही है और कौन कौन सी टास्क फोर्स इसमें शामिल है, और जिनको आज गिरफ्तार किया गया है क्या उनसे कोई हथियार भी बरामद हुए? जी, इसमें जो लगातार बस्तर जो पुलिस है, बस्तर फाइटर है, सीआरपीएफ के जवान है, कोबरा बटालियन है और तमाम ये लोग जो बस्तर का जो क्षेत्र है, मैंने इससे पहले भी बताया, जो कांकेर है, कोंडागांव है, बीजापुर है, नारायणपुर है, सुकमा है, भानु प्रतापपुर है, कोंडागांव है, बस्तर है, ये जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हुए करते थे। लेकिन इन दिनों जो नक्सल प्रभावित इलाके, इस इलाकों में हमारे जवान घुसकर नक्सलियों के मान में घुसकर उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लगातार जो जंगलों में लगातार जवान हमारे सर्चिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को काफी नुकसान हो रहा है। नक्सलियों के जो बड़े नेता हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, भारी मात्रा में उनके पास से गोले बारूद बरामद हो रहे हैं। तो जो आज भी ये जो 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से नकली सामान बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से पुलिस अभी भी लगातार उस इलाके में सर्चिंग कर रही है और पिछले जनवरी से लेकर जुलाई तक लगातार पुलिस ने कई नक्सलियों को मार गिराया है और कई जो नकली है उन्होंने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में जवानों का एक दहशत साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इलाका है, इन इलाकों में कहीं ना कहीं जवान लगातार नक्सलियों के मान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी सुमेश, साथ आपसे सरकार किस तरीके से सक्रिय रूप में काम कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कई नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जिस तरीके की माओवादी घटनाओं में ये शामिल हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद जो बस्तर इलाका है, इस इलाके में जवान लगातार उस इलाकों में घुसकर नक्सलियों के को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उन्मूलन जो नक्सल उन्मूलन नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सल प्रभावित इलाकों में गांवों के लिए नियार निलार योजना बनाई, इसका मतलब है आपका अच्छा गांव योजना की
शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में शुरू किए गए हैं और 14 नए शिविरों के लिए प्रति गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए गए। हालांकि इस इलाके में जिस तरह से जो नक्सल प्रभावित इलाके में सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, नक्सल प्रभावित इलाकों को भी में लगातार पुलिस और जवानों की सर्चिंग लगातार उस इलाके में जारी है। सीआरपीएफ, कोबरा, तमाम ये बटालियन उस इलाके में लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्चिंग जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जवान को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिल रही है। जी, कार्यों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें कि 7 नक्सली जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें एक महिला शामिल है और इनमें से 2 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। और ये सारी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं माओवादी घटनाओं और हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफ़ी फॉलोअर बढ़ गए हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ गए हैं और इस उपलब्धि के साथ सभी वैश्विक नेताओं से लोकप्रियता के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी आगे आ चुके हैं। और बीते 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, एक्स पर 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकार से मैं बहुत खुश हूँ और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूँ। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद करता हूँ। नीट मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनटीए ने याचिका दायर कर नीट धांधली मामले में अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। एनटीए 19 जुलाई को सीयूईटी यूजी के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में एनटीए ने नोटिस जारी किया है। यह परीक्षा 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 7 जुलाई को सीयूईटी यूजी 2024 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की थी। 19 जुलाई को होने वाली यह परीक्षा कंप्यूटर सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज से विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। भारत में इस फोरम का आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की शुरुआत के रूप में किया जा रहा है। इस फोरम के बाद आने वाले समय में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होगा। यूनेस्को के साथ मिलकर आयोजित किया गया ये फोरम 23 जुलाई तक चलेगा। भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत में संपन्न हो गया है। दोनों टुकड़ियों के सैनिक सक्रिय रूप से कठोर प्रशिक्षण सत्रों में शामिल हुए, जिसमें जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश ही नहीं विदेश में भी पुरातत्व के महत्व से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य करता है। एएसआई दक्षिण लाओस में एक मंदिर के रेस्टोरेशन का कार्य कर रहा है। 5वीं सदी में बने इस मंदिर का नाम वॉच फू मंदिर। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डीडी रोबोकॉन को रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बेहद कड़े मुकाबले में अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी टीम पुणे की सीसीओई यूनिवर्सिटी टीम को हराकर खिताब जीतने में सफल रही। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। सरसंघचालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष और प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। श्रीनगर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एलओसी के पास रहने वाले स्थानीय लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से आज अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य में इस साल अब तक 9,000 से अधिक मामले मिल चुके हैं। कर्नाटक में डेंगू से कई लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल अब तक 7 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के दीवान खाती नटुवाड़ी सुरंग के पास कोंकण रेलवे लाइन पर बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गिरने से रेलवे सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की 12 ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में आग लग गई। हरिद्वार में वीआईपी घाट के पास एक बस पुल के पास अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिससे कई लोगों को हल्की चोट आई है। महाराष्ट्र में नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट पर कंटेनर ने 6 से 7 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 यात्री घायल। देश में ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। एमडीएच बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट का नोटिस जारी किया है। 1 से 12 कक्षा तक के शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। असम में आई बाढ़ से जानमाल को अब तक भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अब बाढ़ की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिल रहा है। असम के कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 2 अन्य नदियां बुरहीडिंग और दिसांग खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। 18 जिलों के 1300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। इस वर्ष की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने युवाओं की क्षमता और शक्ति का जश्न मनाने का आह्वान किया। पुरी में बहुधा यात्रा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यात्रा भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है। मर्सिडीज बेंज भारत में अपने संयंत्र में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को असेंबल करने की तैयारी कर रही है। देश से वाहनों का निर्यात चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में सालाना आधार पर 15.5% बढ़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में 15,352 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 85.4 गीगावाट हो गई है। यह 2023 के अंत तक लगभग 73.3 गीगावाट की कुल स्थापित सौर क्षमता से बढ़ गई है।
भारत में खुदरा डिजिटल पेमेंट 2030 तक मौजूदा स्तर से 2 गुना होकर 7,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। राजस्व वृद्धि की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान इनमें 9 से 10% वृद्धि का अनुमान है। क्रिटिकल मिनरल माइनिंग देश में महत्वपूर्ण खनिजों का खनन तेज करने की कवायद के तहत केंद्र सरकार व्यक्तिगत खननकर्ताओं के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल की सीमा 4 गुने से ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की पहली किश्त 27.34% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इनमें 1.14 लाख करोड़ रुपए का CIT और 34,470 करोड़ रुपए का PIT शामिल है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने साल 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कार के लिए नामांकन आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जमा किए जाएंगे। इस वर्ष से विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत आगे बढ़ने के लिए साथ दोनों देशों के अधिकारी बुधवार से सियोल में अगले दौर की वार्ता करेंगे। भारत में एयर कंडीशनर उद्योग लगभग 27,500 करोड़ रुपए का है और इसके अगले 4 साल में दोगुना होने की संभावना है। ब्लू स्टार के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक VS आडवाणी ने कहा कि भारतीय HVAC&R हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग उद्योग तेजी से वृद्धि के लिए तैयार है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज करने को मिली है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह सकारात्मक क्षेत्र में रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि से कुल निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। मई में भारत का वस्तु निर्यात 9.1% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर हो गया। निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक टाटा पावर की 60,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत खर्च की महत्वाकांक्षी योजना है और कंपनी ने कर्ज पुनर्गठन पर फिर से काम करने और अन्य कार्यशील पूंजी से जुड़े कदमों पर अपनी कोशिश तेज कर दी है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया को चालू वित्त वर्ष में उपभोग में धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद है। डाबर के चेयरमैन मोहित वर्मन के अनुसार कंपनी को उम्मीद है कि उसके पावर ब्रांड वृद्धि को गति देंगे क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में विस्तार कर रही है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है। इन कंपनियों ने बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मार्केट में ग्राहकों से प्रति ऑर्डर लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फीस को 20% तक बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। नेपाल में CPN-UML पार्टी के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। KP शर्मा ओली आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। दहल शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे। नेपाल में इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाली कांग्रेस गठबंधन सरकार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले के एक दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन के लिए मिलवाउकी पहुंच गए हैं, जहां उन्हें इस सप्ताह के अंत तक औपचारिक रूप से रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को अमेरिकी गुप्त सेवा द्वारा आजीवन सुरक्षा प्राप्त है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में अपनी हत्या के प्रयास के बाद कहा था कि अमेरिका को एकजुट रहना चाहिए। हमास ने इस बात से इनकार किया है कि वह संघर्ष विराम वार्ता से बाहर हो रहा है। हमास ने कहा है कि गजा में इस सप्ताह के अंत में हुए घातक हमलों के बाद भी इस्लामी समूह इजराइल के साथ संघर्ष विराम वार्ता से पीछे नहीं हटा है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए TT न्यूज़। बढ़िया है।
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और इस मामले में तेजी से जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि हर तरह के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी को निर्देश दे दिया गया है। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की स्वतंत्र समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया है। बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से शांत रहने की अपील की। स्पेन ने यूरो कप का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं यह उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। स्पेन के यूरो कप जीत के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया। कोपा अमेरिका के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से जारी है। उरुग्वे ने कोपा अमेरिका में तीसरा स्थान हासिल किया। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब जीता। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज और अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे, मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी कुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।